मम्मी मैं शादी करूंगा तो सिर्फ श्वेता के साथ। पापा मम्मी सोचो तो जरा, जिसने अभी से भैया को हमारे खिलाफ कर दिया, शादी के बाद न जाने क्या करेगी। खिलाफ कर दिया का क्या मतलब है? मैंने सिर्फ उससे शादी करने के लिए बोला है, घर छोड़कर जाने के लिए नहीं। तुम दोनों अपनी पंचायत बंद करो। देखो आदित्य, हमें वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारी शादी रिया की शादी के बाद ही होगी। घर वालों के फैसले से खुश आदित्य सारी बात जाकर श्वेता को बताता है, जिस पर श्वेता भी अपनी मंजूरी दे देती है। इसी तरह 1 साल बीत जाता है, जिसमें रिया की शादी आयुष के साथ होती है। कुछ महीनों बाद श्वेता और आदित्य भी शादी कर लेते हैं और श्वेता ससुराल पहुंच जाती है। सच कहते हैं, घर की रौनक लड़कियों से ही है। रिया की शादी के बाद घर सूना सूना हो गया था, पर अब तुम आ गई तो लगता है रौनक वापस आ गई। मम्मी आदत मत लगाओ, क्योंकि जब ये दोबारा ऑफिस जाना शुरू करेगी रौनक अपने आप खत्म हो जाएगी। इन्हें तो बस बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देने की आदत है। मम्मी पापा आप फिक्र मत करो, आप जब भी कहोगे मैं हाजिर हो जाऊंगी। थोड़ा मेरे बुलाने पर भी आ जाना, या सारा प्यार मम्मी के लिए ही है, पापा के लिए कुछ भी नहीं। सारा परिवार हंसने लगता है। इसी हंसी खुशी में दिन बीतने लगते हैं, जिसमें धीरे धीरे कुछ बातें श्वेता ससुराल वालों से, कुछ नए तौर तरीके ससुराल वाले बहू से सीखने लगते हैं, जिससे उनके बीच एक दूसरे की सोच को लेकर इज्जत और समझ बढ़ती है। समय बीतता है। एक शाम परिवार साथ बैठकर बातें कर रहा होता है, तभी घर की घंटी बजती है। दरवाजा खोलने पर रिया और आयुष को सामने खड़ा देख सब हैरान हो जाते हैं। रिया, जमाई जी, आप दोनों रात के इस समय यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? अरे इन्हें शांति से बैठने तो दो, आते ही सवालों की बारिश शुरू कर दी। वो घर में दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो गई। पापा जी ने भैया का साथ देकर आयुष को भला बुरा बोल दिया और ये गुस्से में घर छोड़कर निकल आए। कहाँ जाए कहाँ नहीं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। मैं अभी भी कह रहा हूँ होटल में चलते हैं, कुछ दिनों में घर का इंतजाम कर लूंगा। अरे होटल क्यों, ये आप लोगों का ही तो घर है और अपने ही घर में आने के लिए किसी टाइम या परमिशन की जरूरत नहीं होती। आप दोनों यहाँ सबके साथ रहोगे, जब तक चाहोगे तब तक। अब जहाँ पूरा परिवार खाना खाने और बात करने में लग जाता है, वहीं रिया अपनी भाभी की बातें सुनकर उसके खिलाफ साजिश सोचने लगती है और अगले ही दिन से ननद भाभी को परेशान करने, कभी घर का काम, कभी उसके कपड़े, तो कभी ऑफिस और घर की बातों के जरिए घर वालों को श्वेता के खिलाफ करके उसे परेशान करने की कोशिश में लग जाती है। मम्मी, भाभी सुबह की गई रात को वापस आती है और सारा काम आपको अकेले करना पड़ता है। आप कुछ भी नहीं बोलते उसे, ये तो सही नहीं है। आपको उन पर कुछ तो सख्ती रखनी चाहिए। तेरी भाभी बहुत समझदार है, वह घर और ऑफिस अच्छे से संभालती है। हमें अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं, और अगर तुझे मेरे अकेले काम करने से दिक्कत है तो तू भी तो घर में खाली बैठी रहती है, काम में माँ का हाथ बटा ही सकती है। हाँ, घर आई बेटी को ताने सुना सकती हो, पर बहू को एक शब्द नहीं बोलोगी। भाभी आप सबको अपनी उंगलियों पर नचा रही है, तभी तो ये जींस और शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर जाती है और देर रात को वापस आती है, फिर भी कोई उन्हें कुछ नहीं बोलेगा। बेटा तो पहले डिसाइड कर ले कि तुझे उसके घर में काम नहीं करने, ऑफिस जाने या मॉडर्न कपड़े पहनने से आखिर दिक्कत किस चीज से है। अगर बात कपड़ों की है तो हमें तो उसमें कोई बुराई नहीं दिखती, क्योंकि इज्जत, शर्म और तमीज इंसान की आंखों और बातों में होती है। कपड़े तो बस खोखले समाज का लड़कियों को नीचा दिखाने का झूठा जरिया है। गंदगी देखने वाले की नजरों और सोच में होती है। लाख कोशिश करने के बाद भी अपने मम्मी पापा को भाभी के खिलाफ करने में नाकामयाब होने के बाद अब रिया आदित्य के पास जाती है, जिसे वो श्वेता के ऑफिस ट्रिप और लड़कों के साथ दोस्ती को लेकर बोलना शुरू करती है। भैया, कल ही मैंने भाभी की ऑफिस ट्रिप वाली फोटो देखी। इतने सारे लड़कों के बीच वो अकेली थी। क्या उनके ऑफिस में और कोई लड़की नहीं है? अरे लड़कियां तो बहुत है, लेकिन इसकी टीम में तो सारे लड़के ही हैं। वैसे तुम्हारी भाभी उनकी बॉस है और वो सब श्वेता से इतना डरते हैं कि इसे देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। बॉस है तो क्या हुआ, लड़कों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। शादी के बाद कोई
ऐसे बातें बनाए अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे शादी हुई है, जिंदगी खत्म थोड़ी ना हो गई है जो वो लोगों से मिलना और बात करना या लड़कों के साथ काम करना बंद कर दे। और तुम ये ना अपनी स्टोन एज वाली सोच को जरा ब्रेक देकर नए जमाने में आ जाओ। लोगों पर विश्वास करना सीखो, शक नहीं। इसके आगे रिया और कुछ बोलती उससे पहले ही श्वेता आ जाती है, जिसे देखकर रिया वहां से छत पर चली जाती है जहां आयुष अकेला बैठा होता है। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? किसी ने कुछ बोला क्या? अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी हरकतें इसी तरह चलती रही तो कुछ बोलने में देर भी नहीं रहेगी। अरे क्यों हाथ धोकर भाभी के पीछे पड़ी हो? आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो हम दोनों की इतनी फिक्र और इज्जत करती है और तुम उनकी लाइफ खराब करने की कोशिश करती रहती हो। अच्छा, तब तुम भी भाभी पुराण गाने लगे। सुनो, कोई प्यार व्यार नहीं है, सब नाटक है जिससे पूरा घर उनके इशारों पर नाचे और वो अपनी मन मर्जी का काम करती रहे। उनकी इसी अच्छी बहू वाले नाटक की वजह से अब घर में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता और पूरा समय श्वेता श्वेता करते रहते हैं। रिया और आयुष की ये बातें चल रही होती है, जिन्हें जीने पर खड़ी श्वेता सुन लेती है और सीधा आदित्य के पास जाती है जो सास ससुर के साथ बैठा होता है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि रिया मुझे पसंद नहीं करती? उसे लगता है कि मैं अच्छा बनने का नाटक कर रही हूँ जिससे घर में उसकी जगह ले पाऊं। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं और वो इस बात पर मुझसे नफरत करती है। ससुर अपनी बेटी और दामाद को भी वहां बुलाते हैं। अब सारे घर वाले एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। अब सास, ससुर और आदित्य मिलकर रिया को समझाने लगते हैं। तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है कि हम तुम्हें पसंद नहीं करते या श्वेता तुम्हारी जगह लेना चाहती है? बेटी, वो तो हम सबके बीच अपनी जगह बनाना चाहती है, किसी की जगह छीनना नहीं। हमारे लिए तुम दोनों एक बराबर हो, किसी एक की वजह से दूसरे की अहमियत कम नहीं होती। रिया, शादी के बाद मैंने बहुत सुना था कि रिया थी तो घर में रौनक थी। मैं तो घर में सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। अगर इससे तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हारी पहचान छीन रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी। मेरा ऐसा कोई इरादा ना था, ना कभी होगा। माँ भाभी के साथ बाकी घर वालों की बातें सुन रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी श्वेता से माफी मांगती है, जिसके अगले ही दिन आयुष और रिया दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं और सब पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। अजय देवगन की भूज मूवी की शूटिंग कैंसिल हो गई है। क्या? तुझे कैसे पता है? हेलो ऐप से देख, ये है हेलो ऐप। जैसे ही आप हेलो ऐप डाउनलोड करते हो, उस पर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलेगा, जिसमें सभी ट्रेंडिंग न्यूज, वीडियोस, आर्टिकल्स मिलेंगे। उससे आप डे टू डे इन्फॉर्मेशन से अपडेट रह सकते हो। ये तो बहुत अच्छा ऐप है। मैं अभी डाउनलोड करके खुद को अपडेट करती हूँ। सुषमा ने अपने बेटे सुभाष की शादी कामिनी नाम की लड़की से कर दी और कामिनी सुषमा ताई के घर बहू बनकर आ गई। आओ आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। भगवान करे तुम्हारे शुभ कदम मेरे घर को धन दौलत से भर दे। तभी सुषमा के पति आलोक ने कहा, भगवान, घर में खुशी, अपनेपन और सुख शांति नाम की भी कोई चीज होती है, जरा उसका भी आशीर्वाद दे दो बहू को। सुषमा चिढ़ते हुए बोली, अजी छोड़िए, आज के समय में पैसा हो तो ये सब कुछ अपने आप ही आ जाता है। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, ये बात भला आपको कहाँ समझ आएगी। तभी दरवाजे पे खड़े दीपक, उनके बेटे ने कहा, ओहो माँ, बाबूजी, अब हम दोनों को अंदर भी आने दोगे या मुझे यहीं से कल ऑफिस जाना पड़ेगा? अरे हाँ बहू, अंदर आ, अंदर आ। और दूसरे दिन जब सुषमा का बेटा दीपक ऑफिस जाता है, तब सुषमा कामिनी के कमरे में जाती है। अरे बहू, अभी तक बिस्तर पर लेटी है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ला बहू, मैं तेरे सूटकेस का सारा सामान अलमारी में रख देती हूँ। दरअसल सुषमा कामिनी के ससुराल से आए गहनों को देखना चाहती थी।
कामिनी की सास सुषमा चाहती थी कि वो जल्द से जल्द अपनी सहेली रेखा की तरह ही बहुत अमीर बन जाए। सुषमा ने सूटकेस खोला और देखा कि कामिनी के सूटकेस में ताश की गड्डी है। सुषमा ने हैरानी से पूछा, बहू, ये क्या है? कामिनी घबरा कर बोली, माँ जी ये ना ताश की गड्डी है। मैं ताश की बहुत माहिर खिलाड़ी रही हूँ और मैंने तो इस खेल को खेलकर लाखों रुपए जीते हैं। हाँ। लाखों रुपए की बात सुनकर सुषमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, भला कोई खेल खेलकर लाखों रुपए कैसे जीत सकता है बहू? तू मुझे बेवकूफ मत बना। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, तो ठीक है, दिखा मुझे तेरे जीते हुए वो लाखों रुपए दिखा। वो ना माँ जी, जीते हुए पैसे तो मैं वापस हार गई थी, पर मैं इस खेल को खेलकर फिर से जीत सकती हूँ और जीते हुए पैसों से आपके लिए ढेरों गहने भी बनवाऊंगी। क्यों? सच में बहू? हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी, लेकिन क्या? लेकिन दीपक को ना मेरा ये खेल खेलना पसंद नहीं है माँ जी। अरे तू चिंता मत कर, उस नालायक को मैं देख लूंगी। खुद तो पैसे कमाता नहीं और बहू को भी कमाने नहीं देता। जब ये दोनों बाप बेटे बाहर चले जाएंगे ना, तब तू इस खेल को खेल लिया कर। अब कामिनी बेफिक्र होकर घर में ससुर और पति के गैर मौजूदगी में अपनी अमीर सहेलियों के साथ जुआ खेलती और उसकी सास सुषमा उनके लिए चाय पकौड़े बनाती। यार कामिनी, तेरा तो अच्छा टाइम चल रहा है, मैं आज फिर हार गई। लेकिन तूने क्या किस्मत पाई है, भगवान करे ऐसी सास सबको मिले। खेल खत्म होने के बाद कामिनी बोली, माँ जी ये देखो, आज की कमाई पूरे 1.5 लाख रुपए जीते हैं मैंने। अरे वाह बहू, वाह 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 वाह, जीती रहे। मेरे नालायक बेटे और पति ने तो कभी इतना पैसा नहीं कमाया। अब कामिनी रोज घर में जुआ खेलती और खूब पैसे जीतती और धीरे धीरे घर में महंगे महंगे फर्नीचर और सामान भी आने लगे। ये देखकर दीपक को शक हुआ। एक दिन सुषमा बोली, बहू, कल मैंने अपनी सहेली रेखा को इस खेल के लिए बुलाया है। तू एक बार उसे हरा दे बस। वो ना अपनी अमीरी का बहुत दिखावा करती है। हाँ। अगले दिन रेखा जुआ खेलने कामिनी के घर आई। सुषमा ने अपनी बहू को जुआ खेलने से पहले दही शक्कर खिलाया और पत्तों का खेल शुरू हो गया। देखते ही देखते कामिनी ने रेखा को बिल्कुल कंगाल कर दिया। रेखा अपने कीमती जेवर, कंगन और ढेरों पैसे हार गई। देखा रेखा, मेरी बहू को कोई नहीं हरा सकता। अरे इतना घमंड करना भी ठीक नहीं सुषमा, ये तो खेल है, कभी हार तो कभी जीत, लेकिन ज्यादा खुश मत हो। कल मैं दोबारा आऊंगी अपनी सहेलियों के साथ और आर पार का खेल होगा, फिर देखती हूँ। रेखा चली जाती है। तभी दरवाजे पर खड़ा दीपक अपनी पत्नी और माँ की इस जुए की बुरी आदत के बारे में सब कुछ जान जाता है। अगले दिन रेखा अपनी दोस्त सिमरन के साथ आती है। तो सुषमा, कहाँ है तुम्हारी बहू? ये देखो, मैं अपने घर के कागजात तक लाई हूँ। आज तो मैं सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। आज मेरी तरफ से मेरी दोस्त सिमरन खेलेगी। बहू, ये ले मेरे घर के भी सारे कागजात और खेल शुरू कर। लालची सुषमा अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है और जब सिमरन अपने पत्ते खोलती है तो गजब हो जाता है। कामिनी सब कुछ हार चुकी थी और ये देख सुषमा और कामिनी अपना सर पीटने लगते हैं।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे इस करमचली ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज के बाद मैं कभी ये मनहूस खेल नहीं खेलूंगी। मैंने कहा था ना सुषमा, इतना घमंड और लालच ठीक नहीं। तभी वहां दीपक आता है और कहता है, माँ चलो अच्छा हुआ तुम्हें समझ में आया कि ये खेल मनहूस है। चिंता मत करो, हम बर्बाद नहीं हुए हैं। रेखा आंटी और मैंने मिलकर ये नाटक किया आप दोनों को सबक सिखाने के लिए। दरअसल ये कागजात नकली है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और कामिनी और सुषमा को अपनी भूल का अरे ओ देसी गवार, कहाँ रह गई? आज नाश्ता मिलेगा भी कि नहीं? काश मैं भी विमला की तरह अमेरिकन बहू लाती। इस गवार ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। माँ जी, अगर मैं देसी हूँ तो आप कौन सी मैम हो? जब से विमला मौसी के बेटे की शादी हुई है, आप एक मौका नहीं छोड़ती मुझे ताने मारने का। अरे ताना न मारूं तो क्या तेरी आरती उतारूं? विमला अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती। अमेरिका रिटर्न बहू जो मिली है उसे। अमेरिका में 4 साल पढ़ाई कर लेने से कोई अमेरिकन नहीं हो जाता, समझिए आप? क्या माँ, सुबह सुबह शुरू हो गई तू मैं। तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है राधा से? एक काम करो, कुछ दिन तुम विमला मौसी के यहाँ रहने चली जाओ। उनकी डॉलर बहू के रहन सहन को देख भी लेना और बाद में यहाँ आकर अपनी देसी बहू को ट्रेन भी कर लेना। क्या ट्रेन कर लेना? मैं क्या कोई सर्कस का शेर हूँ जो मुझे ट्रेन करेंगी हैं? गायत्री कुछ दिन विमला के यहाँ रहने चली जाती हैं। आओ आओ गायत्री, नाश्ता कर लेते हैं। मेरी बहू ने गर्मा गर्म नाश्ता तैयार किया है। हाँ हाँ चलो बहन, बड़ी भूख लगी है। ये क्या, सिर्फ ब्रेड टोस्ट? अरे बहू को रोज सवेरे जॉगिंग पे जाना होता है, फिर भी बेचारी नाश्ता बना कर जाती है। गायत्री मन में सोचती है, ओहो, कहाँ फंस गए? कहाँ राधा के बने स्वादिष्ट आलू पराठे और कहाँ ये सूखे टोस्ट। अरे चलो कोई नहीं, अभी सिर्फ चाय पी लेती हूँ, दोपहर में अच्छे से खाना खा लूंगी। नाश्ता करके दोनों मंदिर चली जाती हैं। वहां गायत्री देखती हैं कि विमला हर किसी के आगे अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती। गायत्री मन में सोचती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। घर लौटकर गायत्री टीवी चालू करती है। अरे विमला, ये क्या, तुम्हारे यहाँ तो एक भी ढंग का चैनल नहीं है। तब विमला की बहू बोल पड़ती है, हाँ जी, दरअसल मैं नहीं चाहती कि दिन भर मॉम टीवी देखकर अपनी आंखें खराब करे, इसलिए ना बस कुछ गिने चुने चैनल ही रखे हैं हमने, है ना मॉम? हाँ हाँ गायत्री, बहू को मेरी बड़ी चिंता है। अरे गोली मारो ऐसी चिंता को। दोपहर के खाने के समय, चलो गायत्री, खाना लग चुका है। ओहो, लगता है तुम्हारी बहू खाने में नमक मिर्च डालना ही भूल गई है। गायत्री, बहू कहती है कि इस उम्र में ज्यादा नमक जहर का काम करता है। अरे कोई बात नहीं, मुझे तो जहर ही पसंद है। मैं तो ऊपर से जहर छिड़क कर खाना खाऊंगी। खाने की कुछ देर बाद विमला और गायत्री कमरे में आराम करने जाती हैं। थोड़ी देर में जैसे ही गायत्री की आंख लगती है, जोर जोर से म्यूजिक की आवाज आती है। गायत्री चौंक कर उठ जाती है। हे भगवान, ये कैसा शोर? मेरी बहू अपनी सेहत का खूब ख्याल रखती है, अभी उसकी जुम्बा की क्लास चल रही है। गायत्री मन ही मन कोसती है, बेड़ा गर्क हुआ ऐसी क्लास का। आज सुबह से भरपेट खाना नसीब नहीं हुआ और अब आराम भी हराम हो गया। अरे मॉम, आंटी, उठ गई आप? बाजार से कुछ सामान लाना था, लिस्ट बना देती हूँ मैं।
वॉक पर जाते हुए ले आइएगा। वॉक? अब ये क्या भला है? अरे गायत्री, बहू कहती है इस उम्र में ज्यादा खाली बैठना अच्छा नहीं, हमें एक्टिव रहना चाहिए, इससे ना सेहत बनी रहती है। अरे आग लगे ऐसी सेहत को, मैं तो कल ही अपने घर वापस जा रही हूँ। अरे माँ, क्या हुआ? तुम तो एक ही दिन में लौट आई। थोड़े दिन रहती तो वहाँ राधा को अच्छे से ट्रेन करना सीख जाती। अरे खबरदार जो मेरी बहू के लिए ऐसी वैसी बात कही। मेरी बहू तो लाखों में एक है, उसके जैसा गुणी तो कोई नहीं। हाँ, ये क्या? भूत के मुंह से राम नाम। माँ जी, आप ठीक तो है ना? हाँ बहू, अब ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी आंखों पर लगा अमेरिकन चश्मा अब हट चुका है। मेरा प्लान कामयाब रहा। गायत्री और राधा एक साथ बोल पड़ते हैं। प्लान? हाँ, मैं जानता था कि असलियत को पास से देखकर ही तुम्हें अपनी बहू की कदर होगी। यहाँ राधा को भी तुम्हारी कमी खूब खटकी माँ। हाँ माँ जी, आपके बिना ना घर सूना सा लगता था। हाँ बहू, मुझे भी तेरी खूब याद आई। तू तो मेरा खरा सोना है बहू। अनिल को बचपन से बाबा, जोगियों और जंतर मंतर पर बड़ा भरोसा था। उसे कोई कुछ भी जादू टोना बता दे, कुछ भी कह दे, वो तुरंत मान लेता था। अरे अनिल भाई, यहाँ कैसे? ओ मिहिर, कैसे हो? पूरे 10 साल बाद तुम्हें देखा है। बस ठीक हूँ, ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा अच्छा। अरे तुमने आज तक ये हरा पत्थर पहन रखा है? हाँ भाई, कॉलेज के समय पूरी पॉकेट मनी देकर उस जादूगर से पत्थर लिया था। उसने कहा था इसे पहनते ही मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो भाई पत्थर ने कोई कमाल दिखाया? अभी तक तो नहीं, पर मुझे यकीन है जल्द ही कुछ होगा। मैं तो तब भी कहता था, आज भी कह रहा हूं, ये सब जादू मंत्र कुछ नहीं होता दोस्त। तू देख ना, ये अंगूठी मुझे बड़ा आदमी जरूर बनाएगी। चल, भगवान करे ऐसा ही हो। कुछ दिन बाद अनिल एक विज्ञापन पढ़ता है। चेहरा देखकर भविष्य बताने वाले बाबा। बाबा जी से पूछ आता हूँ, मेरा भाग्य कब बदलेगा? अनिल बाबा के पास जाता है। आइए आइए, ये बाबा हिमालय से आए हैं। 25 सालों तक बर्फ में रहने के बाद बाबा ने ये सिद्धि पाई है। सिर्फ 5,000 रुपए दीजिए और अपना भविष्य देखिए। 5,000? ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता क्या? यहाँ क्या प्याज बिक रहा है जो तुम मोल भाव कर रहा है? पूरे पैसे निकाल वरना निकल ले। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ये लो पैसे। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। 10 साल से बड़ा आदमी बनने के सपने देख रहा हूँ। ये सपने कब पूरे होंगे? कभी नहीं। तेरे चेहरे पर लिखा है, तू अगले 2 महीने में मर जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? यही सच है। अनिल रोते रोते घर आता है। रात भर वो कुछ सोचता रहता है। सुबह होते ही वो बैंक चला जाता है। सर, मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए। ठीक है, आप जरूरी कागज ले आइए। अनिल को लोन मिल जाता है। अगले दिन, बानी, ये लो तुम्हारे नए बंगले की चाबियां। अब तुम्हें इस छोटे से घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं जी? हाँ, सही कह रहा हूं। जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें अपना नया बंगला दिखाकर आता हूं। बानी तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है बाहर एक चमचमाती कार खड़ी है। क्या क्या ये कार हमारी है? हाँ हाँ, हमारी ही है। आओ बैठो। अनिल बानी को बंगला दिखाकर घर ले आता है। अगली सुबह, बानी, अगले महीने हम बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे।
उससे पहले सिंगापुर घुमाते हैं। क्या? ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, ये सब सच है। घूम के आते हैं, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। कुछ दिन बाद सिंगापुर से लौटते समय, ए जी, अब तो बताइए, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? देखो, तुम घबराना मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलिए। अब मेरी जिंदगी बस 1 महीने की और है। हाय, मैं मर गई। नहीं नहीं, तुम नहीं, मैं मरने वाला हूं। अब चुप होकर मेरी बात सुनो। बोलिए। मैंने 1 करोड़ का लोन लेकर तुम्हारे लिए गाड़ी और बंगला लिया है। तुम्हें सिंगापुर भी घुमा दिया। मैं मर गया तो लोन नहीं चुकाना पड़ेगा। मैं तो जा रहा हूं, पर मैंने तुम्हारे ऐशो आराम की व्यवस्था कर दी है। पर आप क्यों मर रहे हो? मुझे एक बहुत बड़े बाबा जी ने बताया है कि मैं मरने वाला हूं। अच्छा, जाने से पहले अगर मेरे सोने की कंगन। मैं मर रहा हूं, तुम्हें अपने गहनों की पड़ी है। देखो जी, आप तो मर जाओगे, मुझे तो जीना पड़ेगा ना। इसी सोसाइटी में सबके साथ बिना कंगन पहने रहना। अच्छा, चलो कुछ पैसे बचे हैं, तुम कंगन भी ले ही लो। 1 महीने बाद। ये बंगला तो बहुत सुंदर है जी। मुझे क्या, मैं तो अब मौत के दिन गिन रहा हूं। गिनने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सब याद है। कल 2 महीने होने वाले हैं। हे भगवान, कैसी बीवी दी है तूने मुझे। मेरी मौत का दिन याद किए बैठी है। अगली रात। अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ। हो ना हो, आज रात को ही मेरा टिकट कट जाएगा। अब कहाँ जाने की टिकट कर रहे हैं जी? मैं भी चलूंगी। चल, मरने जा रहा हूं, तू भी चल। ओह, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो यूं ही कह रही थी। हे भगवान, मैं मरना नहीं चाहता, कुछ करो प्रभु। मेरे कंगन वापस मत लेना, बाकी इनकी प्रार्थना सुन लो भगवान। अगली सुबह मियाँ बीवी खुशी से नाचने लगते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। जी, हम लेना देना बैंक से बोल रहे हैं। आपकी पहली किश्त 1 लाख रुपए अब तक नहीं आई है। आप जल्दी कीजिए, वरना हमें पुलिस भेजनी पड़ेगी। हाय राम, ये तो मैं भूल ही गया। अब क्या होगा, कहां से लाऊंगा इतने पैसे? 1 लाख देने होंगे? इससे तो अच्छा आप। अरे भगवान, चुप हो जा। मैं आज ही एक गाड़ी, बंगला, गहने बेचकर सारा का सारा लोन चुकाता हूं और उस बाबा को हिमालय वापस पहुंचा दो। कितने सालों से इन बाबाओं ने मुझे मूर्ख बना रखा है। आज समझ आया, ये सब फालतू की बातें हैं। सच कहते हैं, जान बची तो लाखों पाए। आपकी जान बच गई, पर मेरे कंगन तो चले गए ना। हाय मेरे कंगन। शिक्षा। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता।